सीबीआई जांच कर रही है। 15 फरवरी को सीबीआई को इस नीट छात्रा के घर पटना से 50 किलोमीटर दूर जहानाबाद जाना था ताकि फैमिली से पूछताछ कर सके। लेकिन उससे 24 घंटे पहले 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के दिन इस नीट छात्रा के घर किचन की खिड़की के रास्ते एक कागज का टुकड़ा आकर गिरता है और उस कागज के टुकड़े पर 3 लाइनें लिखी थी, ज्यादा न बन, सब मारा जाएगा, सबके जान जाएंगे। जाहिर सी बात है कि ये एक धमकी भरा लेटर था और ये इस घर में किचन के रास्ते किसी ने फेंका था। इस धमकी भरे लेटर के मिलने के अगले ही दिन सीबीआई की टीम इस छात्रा के घर पहुंचती है। माँ, भाई और पिता से पूछताछ करती है। वो पूछताछ क्या होती है आगे बताऊंगा, लेकिन ये पूछताछ करने के बाद सीबीआई लौट जाती है। लौटने के बाद अब दोबारा 2 दिन बाद 15 फरवरी को पहली बार पूछताछ की 5 घंटे तक। 17 फरवरी को दोबारा सीबीआई की भारी भरकम टीम जहानाबाद पहुंचती है, लड़की के घर वालों से पूछताछ करती है और बयान दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीम लौट जाती है। जैसे ही सीबीआई की टीम लौटती है, अचानक इसी नीट छात्रा के घर उसी किचन में खिड़की के रास्ते एक और कागज का टुकड़ा आकर गिरता है। जब कागज का टुकड़ा खोला गया तो इस बार उसमें लिखा हुआ था, न मानोगे, बेटी गई, बेटा भी मरेगा 2 दिन में। अब ये वो दोनों लेटर हैं जो आप देख रहे हैं। पहला जो 14 फरवरी को इस घर में आया, दूसरा जो 17 फरवरी को। आप गौर से देखेंगे तो दोनों लेटर की लिखावट लगभग एक जैसी है। जो ना शब्द है हिंदी में वो लगभग हूबहू मिलता है, बाकी के भी शब्द मिलते हैं। इससे अंदाज़ा यही लगाया जाता है कि धमकी भरा ये दोनों लेटर या खत किसी एक शख्स ने ही लिखा है। हैंडराइटिंग बहुत मैच करती है, लेकिन किसने लिखा, किसने भेजा? और हैरानी की बात यह कि उस शख्स को पता है कि सीबीआई जैसी टीम इस घर में आकर पूछताछ कर रही है और उसी दिन उनके जाने के कुछ घंटे के अंदर परिवार को यह धमकी भरा लेटर भेजा गया। अब अगर इन दोनों लेटर को पढ़ें और ये वाकई सचमुच एक धमकी भरा खत इस परिवार को भेजा गया तो एक चीज़ साफ है, वो ये कि इस परिवार को कोई धमका रहा है कि सब खामोश रहो, वरना जैसे बेटी मरी है बेटा भी मारा जाएगा। अब अगर बेटी ने अपनी जान नहीं दी है तो इसका मतलब है कि इस लेटर के हिसाब से, इस धमकी के हिसाब से उसे मारा गया। बट सवाल यह है कि लेटर किसने लिखा, किसने जोखिम इतना बड़ा लेकर, जब सीबीआई की टीम भी वहीं और ये घर के अंदर फेंका। आसानी से पता चल सकता था, लेकिन अफसोस की बात यह कि ये जो लड़की का घर है उसके आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो ये पता नहीं चल पाया। दोनों लेटर मिलने के बाद लड़की के घर वालों ने लोकल पुलिस में इसकी कंप्लेंट दर्ज की। उसके बाद हुआ ये कि अब एक गार्ड, एक पुलिस वाला इस घर के बाहर निगरानी कर रहा है। लेकिन इस धमकी भरे लेटर से कई सवाल हैं। पहला यही कि क्या लड़की की मौत वाकई जैसा कहा जा रहा है एक मर्डर है? दूसरा ये वो कौन लोग हैं जो लड़की के घर वालों को चुप कराना चाहते हैं? और तीसरा ये कि क्या ये किसी अपने की साजिश से घर में लेटर फेंकना ताकि केस को इधर उधर गुमराह किया जा सके? कुछ भी हो सकता है, किसी पर भी शक जा सकता है। अब ये सारी चीज़ें हुई, इस दौरान में सीबीआई की टीम ने माँ, बाप और भाई से लंबी बातचीत की। सीबीआई ने लड़की के पिता और भाई का फ़ोन मांगा। फ़ोन पिता का तो मिल गया। भाई ने कहा कि उसने एक शॉप पर उसको रिपेयर होने के लिए दिया है। सीबीआई की टीम उस शॉप पर जाती है, फ़ोन बरामद करती है और लेकर चली जाती है। भाई, माँ और पिता से अलग अलग पूछताछ होती है। पिता से ये पूछताछ होती है कि आखिर 26 दिसंबर को जब ये छात्रा पटना से अपने घर आई तब उसकी हालत क्या थी, कैसी थी, वापस गई तो कैसी थी। जो पिता ने बताया वो ये कि 26 दिसंबर को जब वो लोग खुद स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर गए थे तब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो वैसे बिल्कुल ठीक थी, बस पढ़ाई का तनाव था, थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, इसीलिए गाड़ी से लेने के लिए गए थे। पूछा गया कि क्या हॉस्टल में कभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ या कोई ऐसी बात परिवार से उसने बताई। तीनों ही घर वालों का कहना था कि उसने हॉस्टल को लेकर कभी कोई बात नहीं की कि कोई तंग कर रहा है, कोई धमकी है या कोई और ऐसी वैसी बात है। माँ से पूछा गया कि क्या उसने अबॉर्शन के लिए कोई दवा ली थी, क्योंकि ये बात बीच में आई। माँ ने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं और ऐसी कोई दवा घर में नहीं है। भाई से भी पूछे गए सवाल, भाई ने भी सारे जवाब दिए। फिर उस ड्राइवर से पूछा गया, जो स्कॉर्पियो का ड्राइवर था, जो पटना लेने गया था और वापस लेकर आया था 26 दिसंबर को, उसके बयान दर्ज।
घर से पटना तक के रास्ते में जितने सीसीटीवी कैमरे थे उनके फुटेज निकाले गए। इसके बाद सीबीआई ने उस चित्रगुप्त नगर थाने की सब इंस्पेक्टर को एक को बुलाया कि जब आपके यहाँ मामला दर्ज था तो आपने छानबीन क्यों नहीं की, और क्या प्रेशर था पुलिस का, पुलिस अफसरों का, किसी और का कि इस केस की तफ्तीश ना करो। एसआईटी की टीम से भी सीबीआई ने पूछताछ की जिनको पटना पुलिस के पास इस केस को छानबीन के लिए दिया गया था कि आखिर उन्होंने किस आधार पर पहले पटना पुलिस ने यह कहा कि इस लड़की की मौत एक सामान्य मौत है और उसके साथ कुछ नहीं हुआ। प्रभात हॉस्पिटल के उन डॉक्टरों से भी पुलिस सीबीआई की ये सवाल कि एक डॉक्टर कह रहा है कि यौन शोषण हो सकता है, दूसरे ने कहा नहीं, और बिना किसी रिपोर्ट के, न पोस्टमार्टम न फॉरेंसिक, आपने कैसे कह दिया। सीबीआई की टीम हॉस्टल भी गई, वहां छात्राओं से बातचीत की, बाकी लोगों से पूछताछ की, और हैरत इस बात पर सीबीआई थी कि उसी हॉस्टल के जो संचालक थे मनीष रंजन, उनको पटना पुलिस ने तो पकड़ लिया लेकिन पकड़कर सीधे जेल भेज दिया। उसकी पुलिस रिमांड क्यों नहीं ली पूछताछ करने के लिए। तब इस सिलसिले में जितने भी पुलिस वालों ने केस की जांच की है उन सबसे बारी बारी से पूछताछ की जाएगी। इस धमकी भरे लेटर की भी जांच अब सीबीआई को करनी है। लेकिन इन सबसे अलग अचानक एक और सनसनीखेज खबर आई इसी नीट छात्रा की मौत को लेकर। और ये जो खबर है, ये दावा किया किसी और ने नहीं बल्कि पूर्णिया से सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पप्पू यादव। पप्पू यादव ने कहा है कि नीट छात्रा की मौत के मामले में, इसको सुनिएगा, एक संजय और एक गुप्ता नाम का शख्स इन्वॉल्व है। संजय एक नेता है और गुप्ता एक कद्दावर शख्स। उन्होंने कहा लेकिन इन दोनों के हम आगे पीछे का नाम नहीं बताएंगे, पूरा नाम, लेकिन इन दोनों के बारे में पता किया जाए, सीसीटीवी कैमरे से निकाला जाए कि इनसे उस गर्ल्स हॉस्टल का संचालक मनीष रंजन, जो इस वक्त जेल में है, क्यों मिलने जाता था। उस संचालक मनीष रंजन को पप्पू यादव ने नेताओं का सप्लायर बताया। उसे सप्लायर के साथ साथ इंडिया का एप्स्टीन भी बोला है, जो आजकल दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल्स चर्चा में है। कहानी को आगे बढ़ाऊं उससे पहले फेसबुक लाइव 16 फरवरी को पप्पू यादव ने किया, वो आप सुनिए कि ये इस बारे में क्या कह रहे हैं। या तो बताइए कि सम्राट भाई को कौन भूमिहार का नेता पदस्थ करना चाहता था और बदनाम करना चाहता था, ये बताना पड़ेगा। ये बताइए राजेंद्र नगर के कौन से होटल में, बताइए, मैं बताता हूं। आप बहुत बड़े लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, नाम नहीं बोलूंगा, बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में कौन से ऐसे नेता हैं जिसका नाम संजय है, अंतिम नाम नहीं बोलूंगा, जिसका घर खगड़िया है, जिनका ऑफिस में कौन कौन जाता था, उनकी टोटल सीसीटीवी फुटेज की जांच करिए, क्या उसमें मनीष रंजन जाते थे या नहीं। तो आपने सुना, शॉर्ट में अगर कहूं तो पप्पू यादव ने जो कहा वो ये है कि सम्राट चौधरी भाई को कौन भूमिहार का नेता बदनाम करना चाहता था, बोरिंग रोड के नागेश्वर कॉलोनी में कौन से ऐसे नेता हैं जिनका नाम संजय है, अंतिम नाम नहीं बोलूंगा, जिसका घर खगड़िया में है, कौन है एक गुप्ता। जैसे संजय के बाद का नाम नहीं बोला वैसे ही गुप्ता के पहले का नाम भी नहीं बोलूंगा। इनके ऑफिस में कौन कौन जाता था, इन सभी के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए, क्या उसमें मनीष रंजन जाते थे या नहीं। ये फेसबुक लाइव में बोला है। अब सम्राट चौधरी बिहार के होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री। इस बात से एक ये भी है कि क्या सम्राट चौधरी को इस नीट छात्रा की मौत में कोई शख्स बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, अगर हाँ तो वो कौन है, किस पार्टी का है। और सबसे बड़ी बात ये कि संजय और गुप्ता कौन है, क्योंकि इन्होंने इलाका भी बता दिया कि खगड़िया में घर है और इनका ऑफिस कहाँ पर है, लेकिन पूरा नाम नहीं बताया, न संजय के आगे पीछे का नाम न गुप्ता के पहले का नाम। बट ये भी हिंट दिया कि इनमें से एक नेता है जो संजय है और दूसरा गुप्ता कोई कद्दावर शख्स है।
इसी फेसबुक लाइव में वो आगे कहते हैं कि मनीष रंजन नेताओं का सप्लायर है, राजनीतिज्ञों को सप्लाई करता है। अब यहां पर सप्लायर का मतलब है लड़कियों से ही जिक्र कर रहे हैं वो। अब ये पहली बार है जब किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जैसे पद पर, कुर्सी पर बैठे एक नेता ने यह दावा किया। लेकिन यह दावा यहीं नहीं रुकता। वो आगे कहते हैं कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालक, जहां पर वो नीट छात्रा बेहोश पाई गई थी, जब उनको पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके बाद सीधे वो जेल में है। उनसे कभी कोई पूछताछ ही नहीं हुई है। और नेताओं या ऐसे लोगों के बीच की कड़ी है इस गर्ल्स हॉस्टल का संचालक, यानी एक तरह से मालिक मनीष रंजन। और अक्सर ऐसे पहले भी बहुत सारी स्टोरी हुई जिसमें इस गर्ल्स हॉस्टल से बहुत सारे स्कैंडल निकले, तो उनके तार सीधे जाकर पॉलिटिशियन से ही जुड़ते हैं। तो यहाँ भी क्या ये कहानी उसी तरफ जा रही है जो दबी जुबान में लोग बात कर रहे हैं कि इसमें पॉलिटिशियन का हाथ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया, पप्पू यादव ने, कि नीट छात्रा की मौत में प्रभात हॉस्पिटल, जहां 6 तारीख को ही, जनवरी को ही इस छात्रा को ले जाया गया था, कि कुछ लोग शामिल हैं इस पूरी साजिश में और मौत में, और उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहते हैं कि प्रभात हॉस्पिटल के अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन यानी सरकार में बैठे लोग भी इस साजिश का हिस्सा है। अब ये भी अपने आप में बड़ा संगीन इल्ज़ाम है कि एक तरफ हॉस्पिटल भी और दूसरी तरफ सरकार में बैठे लोग। अब हॉस्पिटल, प्रभात हॉस्पिटल का डायरेक्ट क्या लेना देना है नीट छात्रा की मौत से, उन्होंने क्लियर नहीं किया। लेकिन इसके आगे भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे कर दिए। उनका कहना है कि ये पटना में एक बड़ी साजिश का हिस्सा है नीट छात्रा की मौत। अब कौन सी बड़ी साजिश? उनका ये भी कहना है कि अस्पताल में इलाज के दौरान नीट छात्रा को नशे में रखने वाले इंजेक्शन दिए गए कि कंटिन्यू वो नशे में रहे और बोल ना पाए। और आपको याद होगा कि 6 जनवरी को जब उसे अस्पताल में दाखिल किया गया था, इस नाबालिग छात्रा को, और 11 तारीख को मौत हुई, तो 6 से 11 तक एक बार भी ये होश में नहीं आई, जिसकी वजह से उसका बयान दर्ज हो पाता। अब पप्पू यादव का कहना है कि इलाज के दौरान नशे में रखने वाली सुई दी गई थी। पप्पू यादव ने यह भी दावा किया है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। साथ ही उनका कहना है कि फैमिली की मर्जी और इजाज़त के बिना प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इस लड़की का प्रेगनेंसी टेस्ट लिया, और जब ये टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उन्होंने उसे गलत दवा दे दी सबूत मिटाने के लिए। ये सब सिर्फ पप्पू यादव ने कहा नहीं, बल्कि उन्होंने कुछ पेपर दिखाए मेडिकल। उन्होंने कहा कि उनके पास उनके हर इल्ज़ाम के सबूत हैं। गलत दवा दी गई, प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ, नींद की उसे लगातार इंजेक्शन दिया जा रहा था ताकि वो होश में ना आ पाए, बयान ना दे पाए। और जो 2 नाम उन्होंने कहा है, संजय और गुप्ता, उसको लेकर भी उन्होंने कहा मेरे पास सारे दस्तावेज हैं और इसको जल्द ही वो पब्लिक करेंगे, सार्वजनिक करेंगे, लोगों को दिखाएंगे इन दस्तावेजों को। और उनका ये भी कहना है कि ज़रूरत पड़ी तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे इस पूरे केस का खुलासा करवाने के लिए। तो अपने आप में ये संगीन इल्ज़ाम है। इससे पहले इन्हीं पप्पू यादव ने एक और काम किया था। एक फ़ोन किया इन्होंने उसी शंभू गर्ल्स हॉस्टल की एक लड़की के फादर को, जो उस हॉस्टल में थी। 6 जनवरी को भी थी, बल्कि 5 जनवरी की रात और 6 जनवरी को भी थी। तो पप्पू यादव ने उस लड़की के फादर को फ़ोन किया, जो लड़की बाकायदा उस हॉस्टल में विटनेस है, और उनसे बातचीत की। इस लड़की ने बताया कि जब 6 जनवरी को उस छात्रा को उस हॉस्टल से निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहाँ एक पावरफुल लेडी है जो उस हॉस्टल की देखभाल करती हैं, बड़े ओहदे पर हैं। तो वहाँ का एक रूल है कि हर लड़की अपने कमरे की सफाई, अपने बेडशीट को धोने का काम खुद करती है। लेकिन उस रोज़ नहीं, खुद नहीं करती है, माफ़ी चाहता हूँ, करवाया जाता है, उनके धुलने के लिए होता है। लेकिन जब ये लड़की बेहोश होकर हॉस्पिटल गई, उसी रात उसी पावरफुल महिला खुद हॉस्टल पहुंचती है। और लड़कियां हैरान थी क्योंकि वो जल्दी आती नहीं है। और फिर उस लड़की के कमरे के बेडशीट को आनन फानन में धुलवाया गया।
अब ऐसा कौन सा सबूत था उस बेडशीट पर या बाकी चीज़ें जो क्राइम सीन को आप धुलवा रहे थे? पप्पू यादव ने उस छात्रा से जो बातचीत की, ये उसका पूरा ऑडियो हो, पहले आप इसको ये सुन लीजिए। ये जो चादर धोने की बात होती है, उस हॉस्टल में किसी भी लड़की का चादर सब सारे कपड़े वो लोग अपने से धोते हैं, बच्चे। तो उस हॉस्टल के लोगों ने क्यों धोया? घटना नहीं घटी है तो ये तो बहुत मार्केबल बात है। मतलब हॉस्टल के लोग क्यों धोया? हाँ, हॉस्टल के लोग क्यों धोएगा? हमारा कपड़ा हम खुद खींचते हैं, हमारी बेटी अपने से कपड़ा धोती है, अपना चादर अपने से धोती है। हाँ बिल्कुल, सभी बच्चे ऐसा करते हैं जी तो चादर धोने की बात जो सामने में दिखाई पड़ता है, जी साक्ष्य मिटाने की बात, जी। तो ये तो प्रशासन के द्वारा क्यों होगा अगर वहाँ घटना नहीं घटी है तो आपने सुना। अब अपने आप में एक सवाल है कि एक लेडी, एक ऐसी पावरफुल लेडी जो हॉस्टल की एक हिस्सा है, पावरफुल है, इससे पहले कभी किसी कमरे के किसी बेडशीट की धुलाई के लिए कभी किसी ने कोई इस तरह का काम नहीं किया, और वो क्यों कर रही है? तो चाहे ये लेडी हो, चाहे वो संजय और गुप्ता नाम हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो साजिश हो, अस्पताल में सुई देने की बात हो बेहोशी के आलम में रखने के लिए, प्रेगनेंसी टेस्ट बिना फैमिली के इजाज़त के, चाहे वो पटना पुलिस का पहले ही बयान कि कोई यौन शोषण नहीं हुआ, ये एक सामान्य मौत का मामला है जान देने का, और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट कहानी पलट देती है। तो ये सारी चीज़ें और पप्पू यादव का पूरा स्टेटमेंट और बयान और उनका ये दावा कि उनके पास जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके पुख्ता सबूत है, तो क्या पप्पू यादव ये सबूत पहले सीबीआई को देंगे या फिर सीधे कोर्ट में जमा करेंगे? और इन सब से ज़्यादा जिस चीज़ ने इस केस को पेचीदा बना दिया है वो ये कि अगर ये एक आम मामला है, अगर इसमें कोई साजिश नहीं है, तो फिर लड़की के घर पर 72 घंटे के अंदर अंदर धमकी भरे 2 लेटर कौन भेजा, और इसको भेजने का मकसद क्या है? क्या वाकई इस केस में ऐसा कुछ है जो शायद कोई नहीं चाहता कि सामने आए? ऐसे बहुत सारे बिहार में पॉलिटिकल जिसमें उंगलियां उठी हैं केस हैं। शिल्पी गौतम केस में आपको सुना चुका हूं, जिसमें उस वक्त ताकतवर नेताओं के नाम आए थे। सीबीआई ने उस केस की जांच की थी, लेकिन अफसोस उस केस का हश्र कुछ नहीं हुआ। शिल्पी गौतम 2 दोस्त, उनकी मौत पटना के बिल्कुल गांधी मैदान के बराबर में उनकी लाश एक गैराज से मिली थी, और उस गैराज के बराबर में थाना था, वहाँ वीवीआईपी लोग रहते हैं, और कभी पता नहीं चला। जबकि उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आए, सरकारी गेस्ट हाउस का नाम आया, वहाँ ले जाकर गैंगरेप की बात आई, लेकिन उस केस का हश्र हम सबको पता है। तो डर इसी बात का है कि इस केस में भी जिस तरीके से नेताओं का, पटना के ताकतवर लोगों का लगातार पटना में हर एक कोई दबी जुबान में इसको लेकर बात करता है, और ये धमकी भरा खत और एक एमपी का ये सनसनीखेज दावा, तो क्या ये भी केस उसी लाइन पर है? क्या इसमें भी नेता इन्वॉल्व है? और क्या ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है पटना में जो कुछ होता है? और अगर ये सब कुछ है तो क्या सीबीआई इसका खुलासा कर पाएगी? पास्ट को देखते हुए उम्मीद कम नजर आती है, क्योंकि शिल्पी गौतम जैसे बहुत सारे केस हैं जो हमारे सामने हैं। तो इतिहास देखें तो मुझे नहीं लगता कि इस केस का सच बहुत जल्द सामने आएगा, और अगर इसमें बड़े लोग शामिल हैं, नेता हैं, तो फिर ये भी है कि वो नेता सरकार के हों, तभी तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स में आपको पता है दुश्मनी, एक दूसरे को मौके के ताक में रहते हैं अपोजिशन और जो सत्ता में बैठे हैं, कि कब मौका मिले और वो उन्हें नोच डालें। तो यहाँ पे अगर मामला पावर का है, सरकार का है और उससे जुड़े लोगों का है, तो फिर भूल जाइए कि ये सच सामने आ पाएगा। और घर वाले वैसे भी कह रहे हैं कि हमें तो सीबीआई से उम्मीद नहीं, और हमने सीबीआई जांच मांगी भी नहीं थी, हमने तो जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की थी। सरकार ने बिना हमसे पूछे ये सीबीआई को दे दिया, जबकि नियम ये है कि परिवार मांग करती है, उसके बाद आप सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं। लेकिन ये शायद हाल के वक्त का इकलौता केस है जिसमें फैमिली ने न मांग की, न चाहती थी, सरकार ने उठाकर सीबीआई को दे दिया। और सीबीआई से बेस्ट एजेंसी कौन है केस को ठंडे बस्ते में डालने के लिए? फिर भी नाउमीदी में एक उम्मीद है कि शायद क्या पता सच सामने आ जाए। तो इसी उम्मीद के साथ आज की कहानी में फिलहाल इतना ही, लेकिन